हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म आरपीवाई लर्निंग हब में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपना मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 1 खत्म कर दिया है, जिसमें मैंने पूरा मेटल विद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी विद केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा खत्म हो गया है। और आज हम अपना नॉन मेटल स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में आज नॉन मेटल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो अभी हम नॉन मेटल को समझते हैं कि नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ना मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर हम बीटेन इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं हैमर से मार के, तो उसको प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। डक्टाइल का मतलब मैंने बताया कि अगर हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये गेनिंग ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं नॉन मेटल को। ये 25 होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से 93 मेटल्स होते हैं और बाकी जो बचे हैं वो हमारे नॉन मेटल्स में आएंगे, मतलब 25 के आसपास। कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कार्बन है, सल्फर, डायमंड है, ऑक्सीजन है। ये डायमंड है और एक और होता है हमारा ग्रेफाइट। ये डायमंड और ग्रेफाइट हमारे कार्बन के ही फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, डायमंड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हमारे पास नियोन, आर्गन, ग्रेफाइट और भी काफी सारे नॉन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो अब हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं नॉन मेटल की। पहली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब नॉन मेटल्स जो है जनरली हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड काफी हार्ड नॉन मेटल होता है। ठीक है, और स्टेट में ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लस्टर में ये मतलब डल अपीयरेंस के होते हैं, लस्टरनेस नहीं करते हैं। लस्टर मतलब शाइनिंगनेस शो नहीं करते हैं एक्सेप्ट डायमंड और आयोडीन जो है वो काफी लस्टरस होते हैं, काफी लस्टर नॉन मेटल्स होते हैं। सोनोरिटी में ये मतलब सोनोरस नहीं होते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के काफी बैड कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए एक्सेप्शन में आता है। ये एक्सेप्शन वाली याद कर लेना क्योंकि ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इनसे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट अपना कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को शो नहीं करते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इनका एक्सेप्ट डायमंड का काफी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। और डेंसिटी मतलब मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी। अब हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, काफी इजी है। पहले ये नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, अभी हमने पढ़ा। कार्बन को अगर हम O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और कुछ हीट रिलीज होगी। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा SO2। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर बन जाएगा H2O। और दूसरी हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड्स को, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब ये CO2, ये CO। अच्छा, CO अगर हम इनको अगर हम कार्बन को इंसुफिशिएंट ऑक्सीजन के संग मतलब इंसुफिशिएंट एयर के संग रिएक्शन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। उसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि बहुत ही वैसी गैस होती है, डेंजरस गैस होती है। इसको इसको नहीं लेना चाहिए है ना, काफी डेंजरस गैस होती है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम रिएक्शन करेंगे वाटर के संग तो CO2 को अगर वाटर के संग रिएक्शन करेंगे तो H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। SO2 को अगर हम H2O वाटर के संग रिएक्शन करेंगे तो H2SO3 बन जाएगा विच इज सल्फरस एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल को अगर हम क्लोरीन के संग रिएक्शन करेंगे तो अगर हमने जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के संग रिएक्शन करा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। फोस्फोरस को क्लोरीन के संग रिएक्शन करा तो फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया। ठीक है, अब चौथी हमारी नॉन मेटल को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? जैसे सल्फर है नॉन मेटल है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया विच इज H2S। ठीक है, नाइट्रोजन अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो NH3 बन जाएगा विच इज अमोनिस। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है कि नॉन मेटल जो है वो ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जो अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। और ये ना तो डाइल्यूट एसिड्स के संग रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारी मेटल को अगर हम नॉन मेटल के संग रिएक्शन करें तो क्या होगा? अब जैसे मेटल में लॉस ऑफ
मतलब मेटल क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, अब जैसे ये Na है, Na के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, ठीक है, मतलब लॉस कर दिया, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पे। Mg है, Mg के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Mg के मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड में आता है तो इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो एक क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया विच इज Na। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने एक मेटल लिया Na और एक ये क्लोरीन है हमारे पास विच इज नॉन मेटल। ठीक है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Na है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने वो क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया विच इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से NaCl एक आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को। तो अब हम आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक बॉन्ड और जो उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में अभी पीछे पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से बनता है, कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यूज करता है तो दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आयंस की वजह में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये ब्रिटल होते हैं और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दे आर जनरली डिजॉल्व इन वाटर, मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आयंस होते हैं ना प्रेजेंट, इसलिए। ठीक है, जनरली इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, लाइक केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते हैं अगर जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, अगर ये मॉल्टेन स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं और कैसे अकर करते हैं, तो अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये अकरेंस और एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल को अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर सी वाटर से, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, विद अ डेफिनेट कंपोजिशन के साथ। ओर्स क्या होते हैं, द मिनरल विच फॉर्म अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड, जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं उस मेटल एक्सट्रैक्टेड के फॉर्म में, मतलब ओर्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, मेटल्स विच इज मतलब मेटल को ना 3 रिएक्टिविटी सीरीज के 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, कि टॉप में आएंगे मोर रिएक्टिव, और मिडिल में आएंगे मतलब मिडिल रिएक्टिव, और लेस में आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज के लेस में आएंगे तो लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल नीचे आते हैं, बॉटम में आते हैं, सच एज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और कॉपर और सिल्वर जो है वो मतलब सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, और जैसे कि मिडिल रिएक्टिव सीरीज में जो मिलते हैं जैसे वो हमें सल्फाइड, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो हमें फ्री स्टेट के फॉर्म में मिलते ही नहीं है कभी। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं वो सब ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सब हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये सब सल्फाइड, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स के फॉर्म में हमें पाए जाते हैं, और ऑक्साइड्स के फॉर्म में मतलब ऑक्सीजन होगा उनमें प्रेजेंट। ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कुछ तीन स्टेप्स होते हैं। पहला है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करेंगे, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे क्रूड मेटल में, फिर उनकी रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर, मतलब रिफाइनिंग से वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर या फिर क्रूड मेटल की। ठीक है, अब मेटल्स जो है जिनकी हाई रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे आते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, उनको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर उनसे प्योर मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेटल जो कि मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे जिंक, लेड, आयरन, ये सब, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं और सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। कार्बोनेट ओर में पहले कैल्सिनेशन करेंगे, फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, उनका रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे, फिर उनकी प्योरिफिकेशन कर देंगे, जिससे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
सल्फाइड और में रोस्टिंग करेंगे, फिर सारे स्टेप्स सेम है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल करेंगे, फिर रिडक्शन टू मेटल करेंगे या फिर और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे लास्ट में आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गए, ये सब जो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी रोस्टिंग करते हैं, फिर उनको मेटल करते हैं, फिर उनकी रिफाइनिंग करते हैं, मतलब रिफाइनिंग से फिर वो प्योर मेटल में एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे। अब यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो अभी खत्म हो गया, फिर आगे जो भी और टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे हम अपने पार्ट 3 में। तो हमारे साथ जुड़े रहना RBY लर्निंग हब में, ताकि आप इसका पार्ट 3 भी देख पाए पूरा।